हेलो एवरीवन, आज हम शुरू करने वाले हैं पेपर नंबर 3। ठीक है, पेपर नंबर 3 हमारा असेसमेंट से रिलेटेड है। हाँ, असेसमेंट ऑफ चिल्ड्रन विद मल्टीपल डिसेबिलिटी। तो आज हम ना इसकी यूनिट 1 करेंगे। तो यूनिट 1 में क्या आता है? यूनिट 1 में फर्स्ट ऑफ ऑल डेफिनेशंस हैं। ठीक है, थोड़ा ओवरव्यू टाइप है, इंट्रोडक्शन आप पढ़ोगे। तो यूनिट 1 में फर्स्ट डेफिनेशन आती है स्क्रीनिंग की। भाई स्क्रीनिंग क्या होता है? स्क्रीनिंग होता है कि इट इज़ अ चेकिंग। क्या है? चेकिंग है फॉर अ डिजीज व्हेन देयर इज नो सिम्टम। जैसे कि हम चेकअप कराने चले जाते हैं, ठीक है, हमको थोड़ा हमारा शरीर गर्म सा लगा, हमने चेक करवाया तो हमको बुखार मिला। ठीक है, तो ये क्या है? हमारे थोड़े थोड़े सिम्टम्स हैं या फिर ना के बराबर सिम्टम्स है, जब हम कोई चेक करा ले और डिजीज मिल जाए एट द अर्लियर एज, इसको हम बोलते हैं स्क्रीनिंग। स्क्रीनिंग इज अ चेकिंग फॉर अ डिजीज व्हेन देयर इज नो सिम्टम्स बिकॉज एंड इट हेल्प्स टू फाइंड द डिजीज एट द अर्ली एज। तो ये हमको हेल्प करता है कि जो डिजीज है उसका पता चल जाए बहुत ही पहले, बहुत अर्ली स्टेज पे। तो स्क्रीनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जब भी कोई स्पेशल चाइल्ड होता है सबसे पहले उसकी स्क्रीनिंग ही की जाती है। ठीक है, तो इट इज़ द फर्स्ट स्टेप। नेक्स्ट इज असेसमेंट। असेसमेंट क्या होता है? स्क्रीनिंग के बाद हम असेसमेंट करते हैं। ठीक है, असेसमेंट इज अ गैदरिंग, इट रेफर्स टू द प्रोसेस ऑफ गैदरिंग एंड एनालाइजिंग इंफॉर्मेशन। इसमें हम सारी इसमें क्या करते हैं? हम उसके सारे डेटा को गैदर करते हैं। ठीक है, जो भी हमने इन्फॉर्मेशन ली है स्क्रीनिंग से, ऑब्जर्वेशन से, उस सबको गैदर करते हैं, फिर उसको एनालाइज करते हैं, उसको समझते हैं, देखते हैं, अपना पर्सपेक्टिव देते हैं, अपना परसेप्शन देते हैं इन ऑर्डर टू एडमिनिस्ट्रेशन डिसीजन। अभी हम क्यों करते हैं? ताकि हम कोई डिसीजन ले सकें, कोई इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड कर सके, कोई गाइडेंस दे सके फॉर एन इंडिविजुअल। ठीक है, हम क्या करेंगे? उसको ऑब्जर्व करेंगे, फिर उसके बाद उसके सारे डेटा को गैदर करेंगे, उसको एनालाइज करेंगे एंड देन उसको गाइडेंस प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट इज टेस्टिंग। टेस्टिंग क्या होता है? टेस्टिंग है, टेस्ट वर्ड से समझ आ रहा है, एग्जामिन करना। ठीक है, उसकी परीक्षा लेना। तो टेस्ट इज यूज टू एग्जामिन समवंस नॉलेज। तो टेस्ट हम इसीलिए यूज करते हैं ताकि हमें पता चले कि सामने वाले को कितनी नॉलेज है ऑफ समथिंग, किसी भी चीज़ की। टू डिटरमाइन व्हाट द पर्सन नोज, कि हम जान सके कि वो पर्सन कितना जानता है, क्या जानता है, और हैज़ लर्न, वो कितना सीख पाया है। नेचर ऑफ द टेस्ट, एक टेस्ट कैसा होना चाहिए? एक टेस्ट रिलायबल होना चाहिए। रिलायबल मीन्स कि बहुत अच्छा होना चाहिए, एक एप्लीकेबल टेस्ट होना चाहिए, सब दे सके उसको, ऐसा होना चाहिए। फॉर्मल होना चाहिए, नॉर्म्ड होना चाहिए, स्टैंडर्डाइज्ड होना चाहिए। स्टैंडर्डाइज मीन्स मेड बाय द प्रोफेशनल्स होना चाहिए। ऑब्जेक्टिव होना चाहिए और नॉट एक्सपेंसिव, ज़्यादा महंगा नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो ये टेस्ट के बारे में कि टेस्ट कैसा होना चाहिए, टेस्ट का नेचर कैसा है। तो टेस्ट हमेशा रिलायबल होना चाहिए, उसको कोई भी दे सकता है। फॉर्मल होना चाहिए, फॉर्मल मीन्स परफेक्ट टाइम बिल्कुल फिक्स टाइमिंग होना चाहिए, फिक्स्ड सारे रूल्स फॉलो होने चाहिए। नॉर्म्ड होना चाहिए। ठीक है, यानी कि किसी भी अथॉरिटी, कोई भी अथॉरिटी उसे कराए। देन स्टैंडर्डाइज प्रोफेशनल मेड होना चाहिए, ऑब्जेक्टिव होना चाहिए, नॉट एक्सपेंसिव होना चाहिए। नेक्स्ट हमारा पॉइंट आता है मेजरमेंट। अब मेजरमेंट क्या होता है? इट इज़ अ क्वांटिटेटिव अप्रोच। ये क्या है? क्वांटिटेटिव अप्रोच ऑफ एन ऑब्जेक्ट और एन एक्सटेंट विच कैन बी यूज टू कंपेयर विद अदर ऑब्जेक्ट। मेजरमेंट क्या होता है? मेजरमेंट होता है कि मेज़र करना। जैसे हम एक ऑब्जेक्ट को दूसरे ऑब्जेक्ट को कंपैरिजन में मेज़र करते हैं, तो ये क्या है? क्वांटिटेटिव। हम केजी में, वेट में मेज़र कर सकते हैं, हाइट में मेज़र कर सकते हैं, लेंथ में मेज़र कर सकते हैं, वॉल्यूम में मेज़र कर सकते हैं। तो ये क्या है? मेजरमेंट, कि भाई कितना, इससे हम क्या पता चलेंगे? कितना। तो ये क्या है? क्वांटिटेटिव अप्रोच है, जब हम किसी ऑब्जेक्ट को किसी अदर ऑब्जेक्ट या किसी अदर इवेंट को हम कंपेयर कर रहे हो तो हम मेजरमेंट करते हैं। तो मेजरमेंट का नेचर कैसा होना चाहिए? ये क्वांटिटेटिव होनी चाहिए, क्वांटिटेटिव तो होती ही है। प्रिसाइज एंड एक्यूरेट होनी चाहिए, इसमें कोई गलती नहीं होनी चाहिए। ठीक है, रिलायबल होनी चाहिए, सबके लिए काम है ऐसी होनी चाहिए। नेक्स्ट वर्ड आता है इवेल्यूशन। इवेल्यूशन क्या होता है? इवेल्यूशन होता है जैसे हमने सारा प्रोसेस कर लिया, अब हम इवेल्यूशन करेंगे। तो इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ गैदरिंग। इसमें क्या होता है? ये गैदरिंग एंड इंटरप्रेटिंग द एविडेंस ऑन चेंजिंग द बिहेवियर ऑफ स्टूडेंट एज दे प्रोसेस थ्रू द लर्निंग। जैसे हम स्कूल में बच्चों को पढ़ा रहे हैं, ठीक है, अब वो जानना कि उसने कितना पढ़ा है, उसको कितना आता है, दैट इज इवोल्यूशन। ठीक है, इसमें क्या करते हैं कि हम उसको ये देखते हैं कि कितना आया, हमने सिखा तो दिया लेकिन हमको पता करना है उसको कितना आता है, कितना आता है। तो एक टाइप ऑफ इवोल्यूशन, कितना उसको आया, पहले कितना आता था और अब उसने नया कितना सीख लिया। ठीक है,
तो ये एक प्रोसेस है जिसमें हम सारी इन्फॉर्मेशन गैदर करते हैं, उसको इंटरप्रेट करते हैं और फिर पता लगाते हैं कि बच्चे के बिहेवियर में क्या क्या चेंज आया थ्रू द स्कूल, जब से वो स्कूल में आया है। इट टू डिटरमाइन इट्स वर्थ और फिटनेस, हम उसको ये देखते हैं कि वो कितना कर पा रहा है और कितना वो करेगा। अब हमने स्क्रीनिंग की, असेसमेंट किया, टेस्ट किया, मेजरमेंट किया। अब इन सब चीज़ों का पर्पस क्या है, स्क्रीनिंग का पर्पस क्या होता है, हम क्यों करते हैं स्क्रीनिंग, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आता है, टू स्क्रीनिंग एंड आइडेंटिफाई दो स्टूडेंट हैव विद पोटेंशियल प्रॉब्लम। हम स्क्रीनिंग इसीलिए करते हैं ताकि हम आइडेंटिफाई कर सके स्टूडेंट को विद देयर पोटेंशियल प्रॉब्लम्स, उन प्रॉब्लम्स के बारे में जो उनको आगे हो सकती हैं। इसीलिए हम स्क्रीनिंग करते हैं ताकि हम उनकी प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई कर सकते हैं इन फ्यूचर जो उनको आने वाली हैं। रिकॉग्नाइजेशन ऑफ इवोल्यूशन इन टीचिंग प्रोग्राम्स एंड स्ट्रैटेजीज, हम पहले से ही इवोल्यूट कर लें, अपने आप को प्रिपेयर कर लें कि हमको क्या क्या टीचिंग प्रोग्राम्स और क्या क्या स्ट्रैटेजीज यूज़ करनी है, इसलिए भी स्क्रीनिंग की जाती है। डिटर्मिनेशन ऑफ करंट लेवल ऑफ एजुकेशनल नीड्स, हाँ इस स्क्रीनिंग से हमें पता चल जाता है कि बच्चे का करंट लेवल क्या है और उसकी करंट एजुकेशनल नीड्स क्या क्या है। जैसे मान लीजिए बच्चे को ना थोड़ा कम सुनाई देता है, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हम उसकी तरह हम ऐसा तो है नहीं है कि हम ऐसे बोले जाएंगे उसको कुछ समझ नहीं आएगा, ऐसा तो हम नहीं कर सकते। तो हमको क्या करना पड़ेगा, थोड़ी साइन लैंग्वेज का यूज़ करना पड़ेगा, थोड़ी लिप रीडिंग का यूज़ करना पड़ेगा, ठीक है। तो हमको उसकी करंट लेवल का पता चल जाएगा और उसकी एजुकेशनल नीड्स का पता चल जाएगा। नेक्स्ट, डिसीजन अबाउट द क्लासिफिकेशन प्रोग्राम प्लेसमेंट, तो इससे हम डिसीजन ले सकते हैं कि हमें उसको कैसे क्लासीफाई करना है, उसको प्लेसमेंट कैसे करना है, उसको कौन कौन से प्रोग्राम्स में इन्वॉल्व करना है। डेवलपमेंट ऑफ इंडिविजुअल एजुकेशन प्रोसेस इंक्लूडिंग गोल्स, ऑब्जेक्टिव एंड इवोल्यूशन प्रोसीजर, तो इसमें क्या होगा, हम उसकी IEP डेवलप करेंगे। IEP इंडिविजुअलाइज्ड एजुकेशनल प्रोग्राम, ये क्या होता है, ये एक ऐसा सेट होता है जिसमें हम उस बच्चे के पूरे ईयर के बारे में लिखते हैं, क्यों कितनी कितनी चीज़ें हमको करानी है, कितना कितना उसको पढ़ाना है, कितना कितना उसको सीखना है। तो एक टाइप की प्लानिंग होती है उसके पूरे 1 ईयर के लिए, ठीक है। इट कैन बी 1 ईयर, इट कैन बी 6 मंथ, इट कैन बी 2 ईयर, ठीक है। तो फिक्स नहीं होता है, बट हाँ IEP एक रिटन डॉक्यूमेंट है। इवोल्यूशन ऑफ इफेक्टिव IEP, एक इफेक्टिव IEP के डेवलपमेंट के लिए भी हम स्क्रीनिंग करते हैं। तो ये पर्पस है कि हम स्क्रीनिंग क्यों करते हैं। तो हमारी 1.1 खत्म होती है यहाँ पे। नेक्स्ट हमारा आता है 1.2। 1.2 में क्या है, असेसमेंट फॉर डायग्नोज एंड सर्टिफिकेशन, इसमें हम असेसमेंट करते हैं, डायग्नोस करते हैं और सर्टिफिकेशन करते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, इसमें हमारे कुछ टेस्ट आते हैं, ठीक है, जो टेस्ट हम करते हैं। फर्स्ट आता है इंटेलेक्चुअल असेसमेंट टेस्ट। इंटेलेक्चुअल का मतलब आपको पता है, इट इज रिलेटेड टू द माइंड, थिंकिंग, अंडरस्टैंडिंग से रिलेटेड होता है। जहाँ पे भी इंटेलेक्चुअल वर्ड आया, कॉग्निटिव वर्ड आया, दे ऑल आर रिलेटेड टू द थिंकिंग, ब्रेन, कि आप क्या सोचते हो, क्या अंडरस्टैंड करते हो, तो उसके लिए है। तो इंटेलेक्चुअल असेसमेंट टेस्ट ये उसकी थिंकिंग को चेक करने के लिए टेस्ट है, इंक्लूडिंग अ ब्रॉड रेंज ऑफ कॉग्निटिव स्किल्स एंड प्रोसेस एज मेजर बाय द इंटेलिजेंस टेस्ट। तो इसमें हम क्या मेजर करते हैं, इसमें उसकी कॉग्निटिव स्किल को मेजर करते हैं। इस पूरी प्रोसेस में हम क्या देखेंगे कि उसको कितनी कॉग्निटिव स्किल है, मीन्स हाउ मच ही कैन अंडरस्टैंड, उसकी अंडरस्टैंडिंग बेस्ड टेस्ट होगा, ठीक है। तो इसमें कुछ टेस्ट आते हैं, ये सारे टेस्ट के नाम है, आप पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट आता है अचीवमेंट टेस्ट, ठीक है। अचीवमेंट टेस्ट में हम क्या करते हैं, इट रेफर्स टू एनी प्रोसीजर यूज्ड टू मेजर। इसमें क्या आता है, इसमें कोई भी प्रोसीजर जिसका हम यूज़ कर रहे हैं, जिससे हमें पता चले कि जो बच्चा है वो किस एरिया में, किस फील्ड में ज़्यादा कर रहा है, मीन्स उसकी नॉलेज कैसे एक्यूमुलेट हो रही है, वो कैसे सीख रहा है। तो दैट इज अचीवमेंट टेस्ट, कितना वो अचीव कर पा रहा है, ठीक है। तो इट रेफर्स टू एनी प्रोसीजर यूज्ड टू मेजर एंड एक्यूमुलेटेड नॉलेज स्किल, मीन्स उसको कितना सीख पा रहा है, वो कितना उसको आ रहा है, कितना वो अचीव कर पा रहा है, ठीक है। स्टूडेंट इन स्पेसिफिक एरिया, किसी एक एरिया में, किसी भी स्पेसिफिक एरिया ऑफ स्टडी में। तो इसके लिए हम क्या टेस्ट यूज़ करते हैं, इसके लिए इसमें स्टैंडर्डाइज टेस्ट आता है और एक टीचर मेड टेस्ट आता है। स्टैंडर्डाइज टेस्ट, जैसे मैं आपको बताऊँ, एक एग्जाम्पल देती हूँ। स्टैंडर्डाइज टेस्ट कैसे, जैसे आप स्कूल में जाते थे, ठीक है, वहाँ पे ना आपके फाइनल टर्म होते थे और मिड टर्म होते थे, यूटीज होते थे, ठीक है। तो ये सब क्या है, ये स्टैंडर्डाइज्ड है, ठीक है। लेकिन जो टीचर मंथली टेस्ट लेता था, ओरली सुन लेता था क्लास में, ठीक है, तो ये वो क्या है, टीचर मेड टेस्ट है।
स्टैंडर्डाइज टेस्ट वो है जिसमें प्रिंसिपल ऑफ कंसिस्टेंसी बना रहे, मीन्स जो एक परफेक्ट टाइम पीरियड पे ही हो। टेस्ट मेड बाय द एक्सपर्ट्स, ये एक्सपर्ट्स बनाते हैं अकॉर्डिंग टू द नॉर्म्स एंड रूल्स, नॉर्म्स और रूल्स के अकॉर्डिंग बनाते हैं। नेक्स्ट टीचर मेड टेस्ट कौन सा होता है, जो टीचर बनाती है। इट इज नॉर्मली इज द इन द फॉर्म ऑफ ओरल टेस्ट, ओरल टेस्ट हो सकता है, ये रिटन टेस्ट हो सकता है, ये कैन बी चेंज, हम इसको चेंज कर सकते हैं। जैसे आज मैम नहीं आई, कल टेस्ट हो जाएगा, आज कुछ काम आ गया, कल टेस्ट हो जाएगा, मैम को सिलेबस पूरा कराना है, कल टेस्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे, तो इसमें ना हम फ्लेक्सिबिलिटी कर सकते हैं, लेकिन वहाँ पे हम नहीं कर सकते, दैट इज फिक्स्ड। नेक्स्ट आता है एप्टीट्यूड टेस्ट। एप्टीट्यूड टेस्ट में क्या होता है, इट इज डिफाइंड एज द टेस्ट इनीट द एबिलिटी एंड कैपेसिटी टू एक्वायर सम स्पेसिफिक स्किल्स। अब एप्टीट्यूड टेस्ट होता है कि जिसमें हमको ये पता चले, हम ये टेस्ट करें कि उसकी एबिलिटी क्या है, वो बच्चा कितना कर सकता है, कितनी उसकी कैपेसिटी है, कितना वो एक्वायर कर सकता है एक नॉलेज को, एक टास्क को, एक स्पेसिफिक स्किल को, ठीक है। तो इसमें हम उसकी कैपेसिटी मेजर करते हैं, उसकी एबिलिटी मेजर करते हैं कि वो एक कितना वो रिस्पॉन्स करता है, कितना वो उसको कर सकता है, ठीक है। तो इसके भी बहुत सारे टाइप है एप्टीट्यूड टेस्ट के, मैनुअल टेस्ट, मैकेनिकल टेस्ट, क्लरिकल टेस्ट, जनरल लर्निंग एबिलिटी, वर्बल एबिलिटी, न्यूमेरल एबिलिटी। तो इसमें हम क्या है, इसमें हम उसकी एबिलिटी चेक कर रहे हैं, उसकी कैपेसिटी चेक कर रहे हैं कि भाई वो कितना कर सकता है, कितनी उसमें एबिलिटी है, कितनी उसमें स्ट्रेंथ है। तो टू मेजर द स्ट्रेंथ, टू मेजर द एबिलिटी और द कैपेसिटी इज कॉल्ड एप्टीट्यूड टेस्ट। नेक्स्ट आता है साइकोलॉजिकल असेसमेंट। साइकोलॉजिकल असेसमेंट क्या होता है, साइकोलॉजिकल भी वर्ड मेंटल हेल्थ रिलेटेड है, ठीक है, ये हमारी थिंकिंग से रिलेटेड है, ब्रेन से रिलेटेड है। इट इज अ प्रोसेस ऑफ इवेल्युएटिंग द individual mental health and behavior functioning through the use of standardized test, observation and other method। ये एक ऐसा मेथड है, ये एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें हम इंडिविजुअल की मेंटल हेल्थ और उसके बिहेवियर को जानते हैं, ठीक है, जिसमें हम उसको कैसे वो बिहेव कर रहा है, वो क्या करने वाला है, उसके माइंड में क्या चल रहा है, वो क्या सोच रहा है, ठीक है। तो वो सारी चीज़ें हम कहाँ करते हैं, साइकोलॉजिकल असेसमेंट में। इस असेसमेंट में हम स्टैंडर्डाइज टेस्ट का यूज़ करते हैं, ऑब्जर्वेशन का यूज़ करते हैं और बहुत सारे अलग अलग मेथड्स का यूज़ करते हैं। एज पर द नेचर ऑफ फिजियोलॉजिकल टेस्ट, साइकोलॉजिकल टेस्ट, एज पर द फंक्शन ऑफ साइकोलॉजिकल टेस्ट। तो हम उसके नेचर के अकॉर्डिंग भी चल सकते हैं और उसके फंक्शन के अकॉर्डिंग भी चल सकते हैं। तो ये हमारी 1.2 भी खत्म होती है। अब हम शुरू करने वाले हैं 1.3। 1.3 का टॉपिक क्या है, डेवलपमेंटल असेसमेंट एंड एजुकेशनल असेसमेंट। ओके, इसमें फर्स्ट टॉपिक आता है एंट्री लेवल असेसमेंट। एंट्री लेवल असेसमेंट क्या है, नाम से ही पता चल रहा है एंट्री पे होने वाला, ठीक है। जैसे हम स्कूल में जाते हैं, किसी बच्चे का एडमिशन कराने हैं, तो जो मैम होती है वहाँ पे, जो एडमिशन करने वाले होते हैं, तो वो ना बच्चे से पूछते हैं आपको ABCD आती है, आपको पेंसिल पकड़नी आती है, आपको लिखना आता है, आपको रीड करना आता है। तो वो पहले ही देख लेते हैं कि बच्चा कुछ कर पा रहा है नहीं कर पा रहा है, तो ऐसे। तो इट इज़ यूज टू एक्सेस, कब यूज होती है, एक्सेस द नीड्स ऑफ द इनकमिंग स्टूडेंट एंड रेडीनेस टू कोप विद द टिपिकल लर्निंग एंड रीडिंग डिमांड्स। तो ये एक असेसमेंट है जिससे कि टीचर्स पता लगा लेते हैं क्या ये स्टूडेंट लिख पढ़ लेता है, क्या ये हमारे साथ कोऑपरेट कर पाएगा। तो ऐसा टेस्ट होता है ये, जो उसकी एंट्री पे हुए। नेक्स्ट इज इवोल्यूशन। इवोल्यूशन क्या है, इवोल्यूशन हमने टर्म पढ़ी हुई है पहले भी। तो इसमें ये किससे बाइंड अप होके मिली, कंबाइन होके बनी हुई है। ये क्वांटिटेटिव होती है, क्वालिटेटिव होती है और वैल्यू जजमेंट, यानी कि ये तीनों चीज़ें इसमें आती है। क्वांटिटेटिव भी होनी चाहिए, क्वालिटेटिव भी होनी चाहिए और वैल्यू जजमेंट भी होना चाहिए, तब इन तीन चीज़ों को मिला के इवोल्यूशन बनता है। नेक्स्ट इज फॉर्मेटिव एंड समेटिव। इनका डिफरेंस ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 101% पेपर में पूछा जाता है। मतलब आपको इस पूरी यूनिट में ना, अगर आप ये पढ़ के जा रहे हो ना, तो ये सफिशिएंट है, बहुत अच्छे से आप इसको प्रिपेयर करो। मैं आपको बताती हूँ कि इसको कैसे करना है, ईजी है, मुश्किल नहीं है। देखो, फॉर्मेटिव असेसमेंट क्या होता है, फॉर्मेटिव असेसमेंट वो असेसमेंट होता है जो हम ड्यूरिंग द लर्निंग प्रोसेस ले सकते हैं टू मॉनिटर द लर्निंग प्रोसेस ड्यूरिंग द इंस्ट्रक्शन। मीन्स जैसे मैम कोई चैप्टर पढ़ा रही है और वो बीच में किसी बच्चे को खड़ा करके पूछ ले कि अच्छा अभी इसमें क्या होगा, अभी मैंने क्या पढ़ाया था, अच्छा ये कौन है। तो ऐसे मीन्स ड्यूरिंग द टीचिंग लर्निंग प्रोसेस अगर हम क्वेश्चनिंग करते हैं या फिर किसी भी तरह का असेसमेंट करते हैं, उसको हम बोलते हैं फॉर्मेटिव। लेकिन अगर मैंने चैप्टर पढ़ा दिया, मैंने पूरा एक्टिविटी करा दी, लेकिन मैं बाद में पूछ रही हूँ या बाद में टेस्ट ले रही हूँ, दैट इज समेटिव।
मीन्स एक बार वो चीज़ खत्म हो गई, टीचिंग एंड हो गई, देन एट द एंड मैं उसको पूछूं, ठीक है, उसका असेसमेंट करूं, दैट इज द समेटिव। तो फॉर्मेटिव क्या है, ऑनगोइंग है, कॉन्टिन्यूस है, ये एट द एंड ऑफ द प्रोसेस होएगा। अब फॉर्मेटिव असेसमेंट क्यों करते हैं, फीडबैक टू द टीचर, ताकि हमको पता चल सके कि स्टूडेंट को कितना आता है, ठीक है। इसमें जो टीचर है उसको फीडबैक मिल जाता है कि बच्चे को, हाँ बच्चे को ये समझ आया और ये नहीं आया। ये हम क्यों करते हैं समेटिव असेसमेंट, ये हमको हम ग्रेड असाइन करते हैं, इसमें एक्सटेंड ऑफ जॉब्स के लिए भी हम समेटिव असेसमेंट ही करते हैं। इसमें टाइप्स ऑफ टेस्ट आते हैं, इसमें टीचर मेड टेस्ट आता है, ऑब्जर्वेशनल टेक्निक्स आते हैं, यहाँ पे रेटिंग स्केल आता है, इवोल्यूशन ऑफ प्रोजेक्टर आता है। अब ये कौन कौन यूज़ करता है, इन्फॉर्मेशन फॉर मॉडिफाइंग द इंस्ट्रक्टर, ये इंस्ट्रक्टर के अकॉर्डिंग है, इंस्ट्रक्टर यूज़ कर सकता है इसको, और इंडिविजुअली भी यूज़ कर सकते हैं फॉर द रेमेडियल वर्क। ये मास्टरी लेवल, मास्टरी ऑफ लर्निंग के लिए यूज़ होता है समेटिव असेसमेंट, कि भाई जैसे कोई हम मॉक टेस्ट वगैरह देते हैं, दैट इज समेटिव। असाइनिंग ग्रेड्स, ग्रेड के असाइनिंग के लिए होता है। जो फॉर्मेटिव टेस्ट होता है वो डेली कॉन्टिन्यूस इंट्रैक्शन में हो सकता है, जैसे बच्चा रोज़ पढ़ने आ रहा है, मैं रोज़ से क्वेश्चन पूछ लेती हूँ, और दैट इज फॉर्मेटिव। लेकिन जो समेटिव होता है वो डिले इंस्ट्रक्शंस पे होता है, प्रॉपर डेट शीट आएगी, प्रॉपर डेट्स आएगी प्रैक्टिकल की, थ्योरी एग्जाम की, तब जाके वो होंगे, तो ये डिले इंस्ट्रक्शंस पे होते हैं। आप एग्जाम्पल के लिए बहुत ईजी है एग्जाम्पल से इसको समझना, जैसे फॉर्मेटिव असेसमेंट है तो इसमें आता है होमवर्क, क्लास टेस्ट, डिक्टेशन, ओरल टेस्ट, तो ये सारी चीज़ें आ जाती हैं इसमें। नेक्स्ट अगर मैं समेटिव असेसमेंट की बात करूँ तो इसमें आते हैं फाइनल एग्जाम, टेस्ट, असेसमेंट, प्रैक्टिकल्स या पोर्टफोलियो, तो ये सब क्या है, ये हम एट द एंड देते हैं, ठीक है, इनके मार्क्स लगते हैं, ग्रेड्स लगते हैं, तो ये सब क्या है, ये समेटिव असेसमेंट है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, फॉर्मेटिव और समेटिव, इन दोनों में डिफरेंस भी आता है, एक के बारे में पूछ सकते हैं, तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप ना इनके एग्जाम्पल्स याद करो, पॉइंट्स तो आप खुद भी लिख लोगे। तो हमारी 1.3 भी खत्म होती है, इसमें यही था, एक एंट्री लेवल असेसमेंट था और फॉर्मेटिव और समेटिव असेसमेंट था। तो आप है ना इनकी डेफिनेशन तो इसी में आ जाती है, आप डिफरेंस याद करो सीधा, डेफिनेशन तो आप खुद भी लिख दोगे। नेक्स्ट इज 1.4। 1.4 में क्या है, 1.4 में हम असेसमेंट के टाइप्स पढ़ेंगे। तो फर्स्ट आता है फॉर्मल असेसमेंट। फॉर्मल असेसमेंट क्या होता है, जिसमें प्रॉपर टेस्ट हो, प्रोफेशनल्स बनाए उसको, पर्टिकुलर स्टूडेंट के लिए हो, टाइम लिमिट हो और स्टैंडर्डाइज्ड हो। जैसे आपका फर्स्ट ईयर खत्म हो जाएगा, आप सीटेट दोगे, तो सीटेट क्या है, एक फॉर्मल असेसमेंट है, ठीक है, एक प्रॉपर टेस्ट होएगा, प्रोफेशनल्स बनाएंगे, पर्टिकुलर स्टूडेंट्स के लिए होगा, आपके लिए होगा, जो भी टीचिंग प्रैक्टिस करना चाहते हैं उनके लिए सीटेट होगा, टाइम लिमिट होगी, 2 घंटे का पेपर है तो 2 घंटे में ही होगा। नेक्स्ट स्टैंडर्डाइज्ड होगा, मेड बाय द प्रोफेशनल होगा, ऐसे ही कोई भी उस टेस्ट को नहीं बना सकता, आप मैं हम नहीं बना सकते, स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट है। नेक्स्ट इज इनफॉर्मल असेसमेंट। इनफॉर्मल असेसमेंट क्या होता है, इनफॉर्मल असेसमेंट टीचर बेस्ड टेस्ट होता है, मीन्स उसको टीचर भी प्रिपेयर कर सकती है। ये कैसे, किस लिए होता है, ये परफॉर्मेंस एनालिसिस के लिए होता है, फॉर ऑल क्लासेस, सारी क्लासेस के लिए होता है, एंड नो टाइम लिमिट, लेकिन इसमें कोई टाइम लिमिट नहीं होती। जैसे अगर कोई टीचर आती है, आपकी क्लास टेस्ट होते हैं तो उसमें कोई टाइम लिमिट नहीं होती, तो आप बोलते हो कि मैम 10 मिनट और दे दो, तो वो और दे देती है, तो फिक्स टाइमिंग नहीं होती, फॉर ऑल कोई भी इसे दे सकता है, ऐसा तो नहीं है कि कोई बच्चा देगा कोई बच्चा नहीं देगा, नहीं, सब दे सकते हैं। इनफॉर्मल टेस्ट परफॉर्मेंस एनालिसिस के लिए होता है, हम चेक करते हैं कि बच्चे को कितना आता है कितना नहीं। नेक्स्ट आता है नॉर्म्ड रेफरेंस टेस्ट। नॉर्म्ड रेफरेंस टेस्ट क्या है, ये एक ट्रेडिशनल अप्रोच है। क्या है, ट्रेडिशनल अप्रोच, इसको लार्ज पॉपुलेशन पे लिया जाता है। इसमें क्या करते हैं, पर्सन हाउ द पर्सन इज कंपेयर टू दैट अदर, इसमें क्या करते हैं, हम एक पर्सन को ना दूसरे पर्सन से कंपेयर करते हैं, ठीक है, एक लार्ज पॉपुलेशन है, ठीक, उसमें देखा जाता है कि कोई जो पर्सन है वो कितना स्कोर कर पाता है, जिसके हाईएस्ट नंबर आते हैं दैट इज। तो इसमें ये होता है नॉर्म रेफरेंस टेस्ट, आज भी इसको माना जाता है, बहुत जगह फॉलो होता है। उसमें क्या होता है, जिसके जितने ज़्यादा है वो पास हो गया, जिसके सबसे हाईएस्ट आए उसको नौकरी मिल गई, तो ये होता है नॉर्म रेफरेंस। ये पुराना वे है, इसमें एक लार्ज पॉपुलेशन आती है और फिर उसको उसके हिसाब से नंबर दिए जाते हैं। नेक्स्ट इज क्राइटेरिया रेफरेंस टेस्ट। क्राइटेरिया रेफरेंस टेस्ट एक मॉडर्न अप्रोच है। मॉडर्न अप्रोच मीन्स अभी लेटेस्ट आई है। इसमें क्या होता है, इंडिकेट्स हाउ पीपल परफॉर्म एंड कंपेयर एंड एस्टैब्लिश द established standard or criteria
टॉट टू द डिफिकल्टी। ओके, इसमें क्या होता है, इसमें ना क्राइटेरिया, आपको नाम से पता चल रहा है क्राइटेरिया। तो जैसे कि बच्चों ने एग्जाम दिया, एग्जाम 60 मार्क्स का है, ठीक है, तो ना इसमें क्राइटेरिया रख देते हैं कि इतने से ऊपर वाले को ही लेंगे। जैसे अगर तो 30 नंबर वाला पास हो जाएगा, तो 30 क्या है, क्राइटेरिया है, ठीक है। आजकल कट ऑफ आती है, तो कट ऑफ क्या है, क्राइटेरिया है कि इस क्राइटेरिया तक तो आपको पहुंचना ही पड़ेगा। तो हाउ पीपल परफॉर्म, इसमें क्या देखते हैं कि जो पर्सन है वो कैसे परफॉर्म करता है कंपेयर टू द एस्टैब्लिश स्टैंडर्ड, यानी कि जो हमने क्राइटेरिया रखा है उससे उसको कंपेयर किया जाता है। एंड टू इंडिकेट द मास्टरी ऑफ द स्किल, तब हमको पता चलता है कि उसकी इस स्किल में इतनी मास्टरी है। कि यहाँ पे सिर्फ क्राइटेरिया, हम एक क्राइटेरिया बना देते हैं, वहां तक अगर वो पहुंच पा रहा है तो हाँ, ही इज एबल टू डू या ही इज केपेबल ऑफ डूइंग दिस। लेकिन नॉर्म्स में क्या होता है कि लार्ज स्केल का वो करेंगे, लार्ज पॉपुलेशन का कंपैरिजन करेंगे, जो सबसे हाई स्कोर करेगा उसी को मान लेंगे, ठीक है। तो एक पर्सन को लाखों पर्सन से कंपेयर किया जाता है, लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं, यहाँ पे एक क्राइटेरिया रखा जाता है। अगर आप इस क्राइटेरिया में फिट हो रहे हो, इतने आप मार्क्स लेके आ रहे हो, देन इट इज ऑफ यू, ठीक है, यू आर मास्टर इन दैट स्किल। नेक्स्ट आता है हमारे पास करिकुलम बेस्ड असेसमेंट। करिकुलम बेस्ड असेसमेंट कौन सा असेसमेंट होता है, ये एक ऐसा असेसमेंट है जिसमें हम गोल को इन्हेंस करते हैं, द कैपेबिलिटी। तो इसमें क्या करते हैं हम, जो हमारी इन कैपेबिलिटी है ना उसको इन्हेंस करते हैं। तो हमको गोल को अचीव करना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन वो एबिलिटी हमारे अंदर आना वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इन दिस असेसमेंट वी डील विद लो अचीवर्स एंड एवरेज स्टूडेंट। तो इसमें हम लो अचीवर और एवरेज स्टूडेंट के साथ डील करते हैं। तो ये नहीं है कि हमको उनको मास्टरी करानी है, नहीं 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 नहीं, बस हमको उनको लिखना पढ़ना सिखाना है, ठीक है। हमको उसको कैपेबल करना है कि जैसे एक बच्चा 30 बच्चों की क्लास में बैठ के लो फील ना करे, ठीक है, उसको एवरेज स्टूडेंट के क्राइटेरिया तक हमको लेके आना है। तो ये होता है करिकुलम बेस्ड असेसमेंट। अब इसमें एक और टर्म आती है LMA, इट इज़ लर्निंग मीडिया असेसमेंट। अब लर्निंग मीडिया असेसमेंट क्या होता है, लर्निंग मीडिया असेसमेंट एक ऐसी टर्म है, एक ऐसा असेसमेंट है जो कि सिर्फ VI के बच्चों के लिए होता है। VI इज़ फॉर विजुअल इम्पेयरमेंट। तो इसमें क्या होता है, इसमें उनको पढ़ाया लिखाया जाता है, उनके लिए एप्रोप्रिएट लिटरेसी मीडिया दिया जाता है, ओनली फॉर VI स्टूडेंट। तो इसमें क्या होता है कि स्पेसिफिक जिनको विजुअल इम्पेयरमेंट है उनके लिए ऑडिटरी लर्निंग मीडिया आता है, एप्रोप्रिएट फॉर द लर्नर। इसमें क्या होता है, उसको ओरल इंस्ट्रक्शंस दी जाएंगी, लार्ज प्रिंट दिए जाएंगे, डार्क कलर का यूज़ होगा और ब्रेल का यूज़ होगा, ऑडियो बुक्स का यूज़ होगा, ठीक है। तो ऐसी ऐसी चीज़ें यूज़ करना जो एक VI के बच्चे को लिटरेसी मीडिया एज ए लिटरेसी मीडिया हेल्प कर सके, ठीक है। तो ये आता है LMA। इसकी डेफिनेशन भी आ सकती है, फुल फॉर्म भी आ सकती है, लर्निंग मीडिया असेसमेंट। इट इज़ फॉर द VI पर्सन, विजुअल इम्पेयरमेंट वाले पीपल के लिए ही होता है ये। नेक्स्ट एंड ये हमारी लास्ट ही यूनिट है 1.5। 1.5 में हमको ऐसे पॉइंट्स को कंसिडर करना है कि जो हम अगर हम मल्टीपल डिसेबिलिटी पर्सन है, अगर हम उसका असेसमेंट कर रहे हैं, तो हमको इन पॉइंट्स का तो बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। तो एक एक पॉइंट को आपको, जैसे मैंने पॉइंट वाइज लिखे हुए हैं, ऐसे नहीं लिखने, इनको थोड़ा एलेबोरेट करके लिखना है, ठीक है। ये मैंने टू द पॉइंट लिखे हुए हैं, आपको इनको टू द पॉइंट नहीं लिखना है, आपको इनमें थोड़ा एलेबोरेशन करना है, क्योंकि ये क्वेश्चन आपका 10 to 12 मार्क्स का भी बन सकता है और 8 to 10 मार्क्स का भी बन सकता है। तो इतना इसको भी आपको एक पॉइंट को 3 से 4 लाइन में डिफाइन करना ही है। तो फर्स्ट पॉइंट आता है सेट ऑफ क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव डेटा। अगर मैं किसी MD के बच्चे को असेस कर रही हूँ तो मुझे उसको क्वांटिटेटिवली भी असेस करना है और क्वालिटेटिवली भी असेस करना है, मीन्स मुझे उसको सारी एक्टिविटीज़ करानी है। तो मुझे उसको क्वालिटेटिव भी सेट में रखना है और क्वांटिटेटिव सेट में भी रखना है। नेक्स्ट आता है डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन। डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन करनी है, ठीक है, खुद से ऑब्जर्वेशन करनी है, उसका एक एक बिहेवियर चेक करना है, एटीट्यूड चेक करना है, एबिलिटीज चेक करनी, स्ट्रेंथ चेक करनी, मीन्स डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन करनी है, ठीक है। नेक्स्ट इंक्लूड इंफॉर्मेशन ऑब्टेन फ्रॉम द पेरेंट्स। हमको पेरेंट्स से जो भी सारी इंफॉर्मेशन मिल रही है उसका भी, इसको भी इंक्लूड रखना है। अगर क्योंकि बच्चे के साथ मोस्टली टाइम कौन स्पेंड कर रहा है, पेरेंट्स ही स्पेंड कर रहे हैं, तो उनकी इन्फॉर्मेशन का इंक्लूड करना, यानी कि ये हमारे लिए बहुत गुड पॉइंट हो सकता है, ठीक है। तो उन पेरेंट्स की इन्वॉल्वमेंट होनी चाहिए, बहुत अच्छे से इन्वॉल्वमेंट होनी चाहिए असेसमेंट में। मल्टीपल मेजर्स एंड असेसमेंट, हमको मल्टीपल वेज यूज़ करने, किसी एक फिक्स्ड पे नहीं रहना है, फ्लेक्सिबिलिटी लेके आनी है। तो हमें मल्टीपल मेजर्स लेंगे और मल्टीपल असेसमेंट करेंगे। यूज मोस्ट करंट वर्जन ऑफ स्टैंडर्डाइज असेसमेंट, हमको मोस्ट करंट वर्जन में बिल्कुल लेटेस्ट वर्जन ऑफ स्टैंडर्डाइज असेसमेंट करना चाहिए,
ठीक है, ये बच्चे को हेल्प करेगा। हम पुराने लेंगे, पुराने तरीके भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन बहुत बहुत ज़्यादा अप्रोप्रिएट है कि हम आज का स्टैंडर्डाइज असेसमेंट करें ताकि वो और जगह भी एप्लीकेबल हो पाए। प्रोवाइड इंटरवल्स, हम बच्चे को इंटरवल्स प्रोवाइड करने हैं। अब आपको एक ही एक्टिविटी कराए जाओगे तो बच्चा बोर हो सकता है, क्या पता उसका इंटरेस्ट ना रहे, तो उसको छोटे छोटे ब्रेक्स देने चाहिए ताकि उसका इंटरेस्ट डेवलप हो सके। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारे पास इंक्लूड ऑल कंपोनेंट्स। हमको सारे कंपोनेंट्स को इंक्लूड करना है, उसकी स्ट्रेंथ, एबिलिटीज, वीकनेस, फियर, एंजाइटी, डिप्रेशन, स्ट्रेस, मेडिकल कंडीशन, फिजिकल कंडीशंस, सारे ऑल द कंपोनेंट्स वी हैव टू इंक्लूड इन द असेसमेंट प्रोसेस। नेक्स्ट कॉन्टिन्यूस प्रोग्रेस मॉनिटरिंग, हमको उसकी प्रोग्रेस को कॉन्टिन्यूसली मॉनिटर करना है। ठीक है, हर एक स्टेप पे, जैसे मान लो अगर आपने उसका एक गोल लिया है, उसको पेंसिल पकड़नी सिखानी है, तो हम उसको मॉनिटर भी करेंगे और एक एक चीज़ को कॉन्टिन्यूस रखेंगे। आज उसने इतना ग्रिप किया, आज उसने 2 मिनट ग्रिप किया, आज कल उसने 3 मिनट किया, तो हमको कॉन्टिन्यूस मॉनिटरिंग करनी है उसके गोल को अचीव कराने के लिए या फिर उसका असेसमेंट करने के लिए। स्टैंडर्डाइज टेस्ट, सारे स्टैंडर्डाइज टेस्ट का यूज़ करना है। गैदरिंग ऑल द इंफॉर्मेशन टुगेदर, हमको उसकी सारी इंफॉर्मेशन को गैदर करना है और उसी का ही यूज़ करना है। तो हमारी 1.5 भी पूरी होती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पॉइंट्स कंसिडर वाइल असेसिंग ए मल्टीपल डिसेबिलिटी। तो ये सारे पॉइंट आपको एलैबोरेट करके लिखने, एक्सप्लेन करके लिखने हैं। तो हमारी यूनिट 1 भी कंप्लीट होती है। ये हमारा कोर्स 3 चल रहा है असेसमेंट वाला। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।